देवरिया कांड के 10 चुभते हुए सवाल जिसका जवाब नहीं है प्रशासन के पास और नहीं है शासन के पास। सभी खामोश हैं, सांप सूख गया है, लकवा मार गया है। जानिए उन सवालों को और आपसे भी चाहूँगा कि यदि आप इसका उत्तर दे सकते हो तो ज़रूर दीजिएगा। और इन सवालों में यदि कुछ और भी सवाल आप जोड़ सकते हो तो आपका वेलकम है। दोषी अधिकारियों को कायर, बेईमान व नकारा बताते हुए डूब मरने की सलाह देने वाले भाजपा के युवा विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी, पता नहीं अभी हैं कि नहीं हैं, अभी युवा है, अभी यह कहना ठीक नहीं है, लेकिन जमीर तो मर गया है। भले ही विधायक जी आप जिंदा हो, लेकिन जमीर नहीं रह गया है। यदि जिंदा हो तो तुम्हारी जमीर का क्या हुआ? राजनीति की रोटी सेकने से अच्छा है विधायक जी, घटना के मूल में जाकर यदि औकात हो तो दोनों परिवारों को न्याय दिलाओ और दोषी अधिकारियों को जेल भिजवाकर कठोर सजा दिलवाओ। पहली बार विधायक हुए हो आप, पढ़े लिखे हो, मुलाकात भी हमारी है। पहले आप चैनल में काम करते थे तो उस समय भी मुलाकात हुई थी। भावनाओं से खेलने की इजाज़त लोकतंत्र में किसी को नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया सदर से विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी की। हम आज उन 10 चुभते हुए सवालों की श्रृंखला सूचीबद्ध तरीके से आपके सामने रखेंगे, जिसका जवाब ना तो देवरिया के पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा के पास है और ना ही देवरिया के जिलाधिकारी जो हमारे ही पड़ोसी हैं अखंड प्रताप सिंह के पास। इसका उत्तर मूंछ वाले डीजीपी प्रशांत कुमार के पास भी नहीं है, जो मुख्यमंत्री के आदेश पर देवरिया के रुद्रपुर स्थित फतेहपुर के लहड़ा टोला में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के साथ गए थे। इन प्रश्नों का उत्तर गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार के पास भी नहीं है। यदि है तो ताल ठोक कर आगे आते और बताते। क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसका दबाव है? कौन सा दबाव? काहे का दबाव? दबाव है तो मानते क्यों हो? क्या उस दबाव से तुम्हारी वर्दी की संहिता बौनी हो रही है? क्या वह दबाव ऐसा है कि तुम्हारा जमीर मर गया? वर्दी के धर्म का पालन क्यों नहीं करते? क्यों सांप सूख गया है नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को? जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस मामले में कटघरे में खड़ा करता हूँ। मोटे मोटे सवाल हैं, मोटी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इन सवालों का जो स्तर है उसका ध्यान रखेगा। सबसे पहले मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम करने वाले सलभमणि त्रिपाठी, जो बाद में गंगा स्नान कर सरकार की पार्टी से देवरिया सदर के विधायक बन गए। 2 अक्टूबर को फतेहपुर की घटित घटना के बाद उन्होंने फेसबुक पेज पर जो लिखा उसे हम उन्हीं के शब्दों में आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नकारा भ्रष्ट अधिकारियों। चुल्लू भर पानी में डूबने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं आगे, मुख्यमंत्री जी तुम्हारा माकूल इलाज करेंगे और ईश्वर भी। दोनों बात कह रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री जी पर विश्वास थोड़ा कम होगा, ईश्वर पर विश्वास अधिक, यानी भावनाओं से खूब बढ़िया से विधायक जी खेल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तुम्हें कतई नहीं छोड़ा जाएगा। अब तक तो कुछ कर नहीं पाए, पता नहीं आगे क्या करोगे। निलंबन की कार्रवाई या कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं है, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता जो दोषी हैं इसके लिए, लेकिन कह रहे हैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या करेंगे महाराज? तुम सबके खिलाफ कार्रवाई की निर्णायक जंग लड़ रहा हूँ। 2 अक्टूबर की घटना है और आज 18 है। निर्णायक जंग लड़ रहे हैं विधायक जी। एक विधायक के नाते नहीं, अब फिर हथियार डाल दे रहे हैं। युवा विधायक फिर यहाँ अपने को किस तरह से कमज़ोर बता रहा है। निर्णायक जंग लड़ रहा हूँ विधायक के नाते नहीं, आम इंसान के नाते। कायर और बेईमान हो तुम सब, ये कलंक पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। कायर और बेईमान कौन हैं? एसपी हैं, डीएम हैं, एसडीएम इत्यादि पर तो निलंबन की कार्रवाई हुई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका अभी तक कुछ कर नहीं पाए। कह रहे हैं कि बेईमान हो तुम सब, ये कलंक पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। निर्दोष बेगुनाह परिवार की आह तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये देवरिया है देवभूमि, ईमानदारों कर्मठों को सर आँख पर बिठाती है। बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही कर्मठ रहे होंगे तो आपको सर आंखों पर बिठाई, और लोगों को भी बिठाई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बैठाती है और बेईमानों नकारों को थूकते हुए विदा करती है। जिस दिन जिले से विदा होंगे थूकते हुए विदाई दी जाएगी। अभी थोड़ा बहुत शर्म बची है तो कार्रवाई करो।
बाकी मुख्यमंत्री जी तुम्हारा हिसाब कर ही रहे हैं। युवा विधायक भावनाओं से खेल रहा है। भाषा यह भी बता रही है कि हमारा कुछ चल नहीं रहा है, हम बिना दांत के शेर हैं। विधानसभा में चुने गए हैं, विधानसभा में जाकर के अपनी बात रखेंगे। शेर हैं लेकिन दांत नहीं है, करेंगे क्या। विधायक लाचार इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि विधायक के नाते नहीं, आम इंसान के नाते यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को खुश करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है कि मुख्यमंत्री जी तुम्हारा हिसाब किताब कर ही रहे हैं। दोस्तों, हम उन 10 जिंदा सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पहले विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर को घटित घटना के बाद सत्यप्रकाश के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। 8 वर्षीय अनमोल के इलाज से लेकर देवेश के साथ फोटो भी खिंचवाया। परिवार की हर संभव मदद करने की प्रतिबद्धता दोहराया। तमाम नेता आए चले गए, आए और चल दिए। तो यह है, दुनिया की रीति है और कुछ दिन में कोई आएगा जाएगा नहीं, फिर जैसे का तैसा हो जाएगा, फोर्स भी हट जाएगी। नारायण बलि से लेकर त्रयोदशी दोनों परिवारों ने संपन्न कराया। नारायण बलि यानी जो अकाल मौत होती है उसके लिए नारायण बलि कराते हैं और दोनों परिवारों में पंडित जी लोग जा कर के श्राद्ध कर्म जो भी कराना था कराए। बुलडोजर गांव के बाहर दर्जनों की संख्या में खड़े कर दिए गए और कुल 16 परिवारों का चिन्हीकरण किया गया। इसमें प्रेमचंद यादव के घर के अलावा अन्य ऐसे मकान बने थे जो 132 लैंड में बताए जाते हैं, यानी 132 लैंड, भीटा, पोखरा, पोखरी, खलिहान, घूर गड्ढा, यह सब उसमें सुरक्षित भूमि है जिसमें वन विभाग का है पशुचर गोचर। भला हो उच्च न्यायालय का, जिसने तहसीलदार की नोटिस पर रोक लगाते हुए प्रेमचंद यादव सहित अन्य मकानों को गिराए जाने पर रोक लगाया है, यानी स्थगन आदेश दिया है और इनका पक्ष सुने जाने का आदेश भी कड़ाई से दिया है जिला प्रशासन को। ऐसे ही लोगों की वजह से देवेश अखिलेश यादव से नहीं मिला। उसने जो कारण बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हमारे मंदबुद्धि चचा से ज़मीन प्रेमचंद यादव ने लिखवाया, फर्जी बैनामा हुआ और हम अपनी ही ज़मीन पर घर नहीं बना पाए। प्रेमचंद यादव के नाम राइफल बंदूक का लाइसेंस मिला, आदि आदि। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि उसे मिलने से इनकार करना चाहिए था, देवेश को मिलना चाहिए था। देवेश की उम्र भी क्या है, देवेश के जो भी बयान हैं वह क्षमा करने योग्य हैं। अब बयान तो प्रेमचंद की पत्नी ने भी कहा कि जो बचे हैं उनको हम निपटाएंगे, वह भी क्षमा करने योग्य है क्योंकि उसका सुहाग उजड़ा है। देवेश का पूरा परिवार समाप्त हुआ है, इसलिए हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन राजनीति के गणित और स्तरहीन नजाकत का शिकार देवेश आसानी से बन गया। अखिलेश यादव ने दोनों परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। आए और चले गए, लोग आएंगे चले जाएंगे, अखिलेश आए या फिर योगी। असली सवाल तो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है, जिसका जवाब आम जनता मांग रही है। देवरिया सदर का युवा विधायक दीनहीन दशा में विधवा विलाप कर रहा है। आइए अब हम 10 सवालों पर चर्चा करेंगे जिनका जवाब प्रशासन और शासन नहीं दे रहा है। सबसे पहले यह सवाल कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रेमचंद यादव अपनी मोटरसाइकिल से सत्यप्रकाश के घर पहुंचे थे। क्या सत्यप्रकाश या उनकी पत्नी किरण ने प्रेमचंद को फोन करके बुलाया था, या प्रेमचंद बिना बुलाए परिवार में दबाव बनाने धमकाने के लिए सुबह सुबह पहुंचे थे? 5 बजे पहुंचने का कोई तुक नहीं है, 5 बजे सुबह। यह जांच का विषय है जिस पर प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है। दोनों के मोबाइल का कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाला गया, जिससे कि पता चल पाता कि इस घटना और उग्र वातावरण के सृजन का असली स्रोत क्या है। क्या प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश या फिर उनकी पत्नी किरण ने घटना के एक दिन पहले रात को कोई गर्मागर्म बातचीत किया था? देख लेने की धमकी दी गई थी, सुबह बुलाने की बात हुई थी कि सुबह आ जाओ देख लेंगे, वो अभी कहा होगा सुबह आता हूँ। क्या इसका ऐसा अगर है तो इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया? प्रेमचंद शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। अगर उम्र के मामले में देखा जाए, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी मजबूत थे। उनके जीवन लीला समाप्त करने में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र का प्रयोग भी नहीं किया गया। लाठी डंडा और कुछ लौह शस्त्रों का प्रयोग किया गया है। इसमें यह कह पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कठिन है कि प्रेमचंद को यह ऐसा परिवार, 5 लोगों का छोटा परिवार, और जिनके पास दम नहीं है उस तरह की, ये लोग काम ख़त्म कर सकें। लेकिन भैया असंभव नहीं है
क्या दुबे परिवार का और कोई सहयोगी जिसने इस घटना में अपनी बड़ी भूमिका निभाया, या फिर प्रेमचंद का कोई ऐसा शत्रु जो इस घटना में स्थिति की नजाकत को देखते हुए अपना उल्लू सीधा कर लिया? क्या देवेश सच में सुबह सुबह पूजा पाठ करने चला गया था, या वो अभी इस घटना में शामिल रहा? एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि घटना की जानकारी सत्यप्रकाश की बड़ी बेटी को गांधी ने दिया जब दोनों परिवारों में विवाद हो रहा था, जैसा कि शोभिता ने अपने बयान में बताया। उसने बताया कि 112 पर हमने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा, थाने पर संपर्क किया, फ़ोन नहीं उठा। अंत में गूगल से नंबर निकालकर पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा के मोबाइल नंबर 94 54 40 34 जो भी है, फ़ोन मिलाया और उनसे बात भी हुई। संकल्प शर्मा क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमसे बात हुई और हमने फ़ोन उठाया? कितने बज के कितने मिनट पर बात हुई? कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। इसका खुलासा क्यों नहीं पुलिस कर रही है? और संकल्प शर्मा से बातचीत के बाद फोर्स आती है और तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था। एक वीडियो सबसे पहले हमारे पास आया था, लेकिन मैं दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक आध सदस्य भी तक जिंदा थे, बाद में कुछ चैनल ने उसे दिया। क्या शोभिता का कथन पूरी तौर पर सत्य है? यदि हाँ, तो असली दोषियों पर क्यों रहम किया गया? प्रेमचंद यादव का जीवन जिन सांघातिक शस्त्रों के द्वारा खत्म किया गया, वह बरामद हुए अथवा नहीं हुए? यदि हाँ, फिंगरप्रिंट पर किसके उंगलियों के निशान थे? हम अगर कुछ भी ऐसे कलम भी अगर लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो फिंगरप्रिंट आएगा उस पर, और जब यह लेबोरेटरीज में जाएगा तो आ जाएगा कि किसके उंगलियों के निशान हैं। तो किसके उंगलियों के निशान थे? किसने प्रयोग किया था? एक हथियार का प्रयोग हुआ नहीं था, लाठी डंडा, और फिर तो उस पर किसके किसके निशान थे? और वे शस्त्र बरामद हुए अथवा नहीं हुए? प्रेमचंद यादव की जीवन लीला समाप्त करने के बाद प्रतिशोध स्वरूप इंतकाम की आग बुझाने में जिन 77 लोगों का उल्लेख किया गया है, उनके हाथ में कौन कौन से हथियार थे? 27 लोगों को नामजद किया गया है, 20-21 लोग जेल भेजे गए हैं। क्या प्रेमचंद यादव के नाम जारी किए गए असलहों का भी प्रयोग हुआ, या फिर फर्जी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 5 लोगों को निपटाने में किया गया है? प्रयोग तो हुआ है, और इसमें लाठी डंडे से लेकर के लोहे के हथियार और फिर आग्नेयास्त्र का भी प्रयोग हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, वह यह कि ज्ञान प्रकाश साधु कहाँ गया? वो इस दुनिया में है अथवा नहीं है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ है? केवल चलती फिरती खबर सुनी जा रही है। कहाँ काम कर रहा है? किस फैक्ट्री में काम कर रहा है? 8 बीघे ज़मीन जिस एक ही मुहूर्त में जिसने रजिस्ट्री कर दिया, बिना कुछ लिए हुए बैनामा कर दिया, उसकी सेवा तो दामाद जैसी होनी चाहिए। उसे गुजरात और महाराष्ट्र में दर दर की ठोकर खाने की नौबत क्यों आई? वो है अथवा नहीं है? पुलिस उसे ढूंढकर अब तक क्यों नहीं लाई? अनमोल को देखने योगी जी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। शासन के सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार देवरिया गए थे। आज तक फोर्स लगी हुई है, बुलडोजर गांव के बाहर खड़े किए गए हैं, किंतु उन सवालों का जवाब योगी सरकार देने में क्यों हाँफ रही है? दीनहीन, लाचार, बेबस और भावनाओं से खेलने वाला देवरिया का युवा विधायक शलभमणि त्रिपाठी क्या कर रहा है? लाचार है सच में और कुछ चल नहीं रही है? इस तरह के कुछ और भी प्रश्न यदि आपके जेहन में हो तो कृपया मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटना के अनावरण और पटाक्षेप संपूर्ण अन्वेषण का अधिकार एक एक व्यक्ति को है, वह जानना चाहता है और उसे जानने का अधिकार भी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं और ऐसे तमाम बिंदुओं पर आपके स्नेह और आशीर्वाद से बगैर किसी भेदभाव के वीडियो करता रहूँगा। अपने अपने ढंग से लोग विवेचन करेंगे, साहब ये कर रहे हैं, ये है जातिवाद है, फला, जिसको जो कहना होगा कहिएगा। ये हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। परमात्मा जानते हैं और हम जानते हैं। प्रणाम, नमस्ते।